स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर को हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। देखिए, इस चैप्टर में आपको मैं बता दूं पूरा का पूरा संविधान के ऊपर है कि संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्या होती है, संविधान को किस तरीके से बनाया गया था, संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, कुल कितना समय लगा था, कौन कौन से देशों से कंटेंट लिए गए हैं, इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और समझते हैं। सबसे पहला ही टॉपिक आता है अपने सामने कि संविधान क्या है। देखिए, संविधान जैसा कि आप देख सकते हैं, साइड में यहाँ पे मैं इमेज लगाया हूं ताकि आपको क्लियर हो पाए कि संविधान क्या है। इसको याद करने के लिए 3 चीजें याद करनी है आपको। ठीक है, पहला, संविधान एक पुस्तक है या फिर एक दस्तावेज है। ठीक है, चाहे पुस्तक लिख देना चाहे दस्तावेज लिख देना। संविधान एक पुस्तक है या दस्तावेज है, इसमें नियम और कानून लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? नियम और कानून लिखे गए हैं। और तीसरा, इसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। ठीक है, 3 बातें हो गई। पहला, संविधान एक पुस्तक है या दस्तावेज है, इसमें नियम कानून लिखे गए हैं और इसके माध्यम से किसी भी देश को अच्छे से चलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ये तो डेफिनेशन मैंने आपको संविधान का दे दिया। देखिए, अगर मैं इसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पे लूं कि जिस तरीके से एक फैमिली को चलाने के लिए रूल्स की जरूरत होती है, उसी प्रकार से देश को भी चलाने के लिए रूल्स की जरूरत होती है। बस फर्क इतना है कि फैमिली में जो नियम कानून होते हैं वो ओरल होते हैं, उसको रिटन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब भी हम देश की बात करते हैं तो वहां पर जो चीजें लिखी जाती हैं ताकि जो लोग हैं उनको ये दिखाई दे सके, उनको ये समझ में आ सके कि भाई ये चीज संविधान में लिखा गया है और हमें इस चीज को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों की जनसंख्या है। समझ पा रहे हो चीजें? तो यही है संविधान। क्यों का मतलब होता है क्यों बनाया गया, कैसे का मतलब होता है किस तरीके से बनाया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं संविधान की, तो देखिए क्या लिखा है, संविधान जिसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, इट मींस अच्छे तरीके से चलाया जाता है। अर्थात ऐसे लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में क्या हो, सहायक हो, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। एक देश को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? नियम की जरूरत पड़ती है, और उस नियम को ही इस पुस्तक में रखा गया है जिसको हम कहते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा है, संविधान क्या काम करती है? सरकार, समूह, न्यायालय तथा अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मतलब संगठन होते हैं, इनके बीच में विश्वास बनाती है और तालमेल बिठाती है। तालमेल का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, बिठाने का काम करती है संविधान। समझ में आ रही बातें? तो ये हो गया संविधान का डेफिनेशन। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हम और आगे और समझते हैं। यहाँ पे अन्य डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं, कुछ और भी इसके डेफिनेशन है। क्या क्या डेफिनेशन है भाई? संविधान का मतलब उस लिखित दस्तावेज से है जिसमें दिए गए नियम व निर्देश के आधार पर शासन किया जाता है। क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। इस दस्तावेज में सभी प्रकार के विषयों को शामिल किया गया है, सभी प्रकार के सब्जेक्टों को शामिल किया गया है, चाहे वो सरकार किस तरीके से बनेगी ये बात हो, चाहे किस तरीके से देश में शक्तियों को डिवाइड करना है, वो सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई है। संविधान में दिए गए नियमों का उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। देखो, सबसे पावरफुल कौन होता है? सरकार होती है ना, वो भी इस नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती है। ठीक है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, इस चीज का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का संरक्षक संविधान सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि अगर देखा जाए तो अगर कुछ भी छेड़ाछाड़ी होती है संविधान के साथ, तो उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय है ये अपनी भूमिका निभाती है और उसको वो कार्य करने से रोक देती है। देखिए, मैं आपको यहीं पे आपको समझा दूं कि जो सरकार होती है ना, सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है
तीसरा होता है न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि विधायिका का काम होता है कानून निर्माण करने का। क्या काम होता है? कानून को बनाने का। कार्यपालिका का काम होता है कि जो कानून है ना उस चीज को लागू करना है, ठीक है। न्यायपालिका का काम ये होता है कि इन कानून की जांच पड़ताल करना है कि वाकई कानून सही है कि नहीं है, या फिर ये भी चेक करना कि जो चीज है मतलब न्याय देने का काम करना या जो चीज लागू कर की जा रही है क्या वो जनता के लिए सही है कि नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो उसको रोकने का काम होता है किसका? न्यायपालिका का, ठीक है। तो ये चीज है, तो यही बातें लिखी हुई हैं कि जो संरक्षक है यानी कि रक्षा करने का काम किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। तो आपको आई होप सो ये बातें समझ में आ गई होगी। संविधान एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें नियम और कानून लिखे गए हैं जिसके माध्यम से किसी देश को अच्छे से चलाया जाता है। संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है या फिर जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और चीजों को समझते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है, क्यों नीड है हमें संविधान की। तो सबसे पहला, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की जरूरत पड़ती है। दूसरा, सरकार संविधान के अनुसार ही कार्य करेगी। तीसरा, संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना तथा कार्यों को निर्धारित करती है कि आखिर किस तरीके से जो सरकार है वो कार्य करेगी, क्या क्या सरकार कार्य कर सकती है और क्या सरकार कार्य नहीं करेगी। इन सभी चीजों को डिसाइड कौन करता है? संविधान करता है। आगे संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। देखो करोड़ों की जनसंख्या है, इन करोड़ों की जनसंख्या में निर्णय आखिर कौन लेगा? मान लेते हैं एक डिसीजन लेना है तो क्या हम सबके पास जाएंगे? नहीं, ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, कोई डिसीजन भी नहीं निकल पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा किसी ऐसे सरकार का गठन करना पड़ेगा जो हमारे लिए निर्णय ले, और यही सारी बातें किसमें लिखी गई हैं? संविधान में लिखी गई हैं। आगे संविधान यह भी बताता है कि सरकार कैसे चलेगी, उसके अलग अलग जो अंग हैं जैसे कार्यपालिका, जैसे विधायिका, जैसे न्यायपालिका, इनका क्या कार्य है, ये सब की सब बातें संविधान में लिखी हुई है। संविधान यह भी तय करता है कि जो शक्ति है ना उसका कोई दुरुपयोग ना करे। जैसे सरकार के पास भी शक्ति है, राज्य सरकार के पास भी शक्ति है, सभी के पास शक्ति है, लेकिन उन शक्तियों का कोई दुरुपयोग करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। तो ये लिखा है कि यह शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम तथा सीमाएं भी तय करती है। आगे यह एक साझा पहचान देती है ताकि सभी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के लोग जो है ना एक साथ होकर रह पाए। तो संविधान की हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि देश को अच्छे से चलाना है, जहाँ पे सबको एक इक्वालिटी मिले, वहां पर अच्छे से सब रह पाए, कोई भी किसी के ऊपर दबाव ना दे, सबकी सीमाएं लगी रहे कि हाँ कौन कितना क्या चीज कर सकता है। तो ये हो गया भाई संविधान की आवश्यकता। बढ़ते हैं थोड़ा सा और अगले टॉपिक की तरफ, और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। संविधान सभा के गठन की बात, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो भाई चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आपको हर एक चैप्टर्स की वीडियो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है 7011912793 पर संपर्क करें, साथ ही साथ ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम आगे और बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है, संविधान सभा की गठन। देखो गठन से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं। जैसा कि गांधी जी ने 1942 में एक आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया था तो उस समय ये इतना व्यापक हुआ था, क्योंकि इसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे, ये इतना व्यापक हुआ था जिसकी वजह से अंग्रेजों का आप ये कह सकते हो ना जो रीढ़ की हड्डी वो टूट गई, ऐसा आप समझ सकते हो। क्योंकि उनको मजबूर होना पड़ा किस चीज के लिए? देश को आजाद करने के लिए, ठीक है, जिसकी हम डिमांड कर रहे थे, ठीक। और आगे चल के इंग्लैंड के ऊपर बाकी के जो देश है ना दबाव डालने लगे, नहीं आपको आजाद करना ही है, करना ही है। और इस तरीके से इंग्लैंड ने सोचा कि ठीक है अब भारत को आजाद करेंगे, और आजाद करने के लिए उन्होंने एक मिशन भारत में भेजा जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में आता है 1946 में, जिसका काम यही था कि भारत का जो
भारत की जो स्वतंत्रता है भारत के हाथों में सौंप कर वहां से चला जाए। लेकिन आगे चल के 1946 में ही कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव दिया, एक प्रावधान दिया किस चीज का, संविधान बनाने का। और आगे चल के संविधान के मेंबर चुने गए, जो स्टार्टिंग में 389 मेंबर थे, ठीक है। और उस समय पाकिस्तान और भारत मतलब दोनों एक में ही था, तो टोटल मेंबरों की जो संख्या थी 389 थी। लेकिन आगे चल के पाकिस्तान जो है वो साइड हो गया, मतलब वो स्वतंत्र हो गया, मतलब अलग हो गया, आप ऐसा कह सकते हो, अलग हो गया। और इसकी वजह से जो 389 मेंबर थे ना, इनकी संख्या घटकर कितनी हो गई थी, 299 हो गई। और इन 299 में 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, और हस्ताक्षर करने के बाद संविधान को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अच्छा, संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो ये तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, ठीक है। अब मैं एक एक करके सारी चीजों को समझा रहा हूं, चीजों को समझना, ठीक है। चलिए, अब यहां पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अन्य देशों द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव किस पे देना शुरू कर दिए, इंग्लैंड के ऊपर दबाव देना शुरू कर दिए। इन सभी दबाव के साथ इंग्लैंड ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय ले लिया कि भाई अब इनको स्वतंत्र ही करना है, ठीक है। आगे उसने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा, जिसका काम यह था कि सत्ता को भारत को हस्तांतरित कर देना है और क्या करना है, वापस चले आना है। आगे चल के कैबिनेट मिशन ने 1946 में कुछ प्रावधान तय किए, जिसमें से एक प्रावधान ये भी था कि संविधान सभा का गठन करना है। और इस तरीके से संविधान सभा का गठन होना शुरू हो गया, जिसकी जो पहली जो बैठक हुई थी, आप ये कह सकते हो पहला जो अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन या फिर पहली बैठक कब हुई थी, तो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, डॉक्टर सचिदानंद करते हैं, और जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, ये सिर्फ 1 दिन के लिए चुने गए थे, क्योंकि उस समय कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया था। आगे चल के 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है, जो कि स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। और इस तरीके से आगे चल के संविधान का कार्यभार बढ़ता है। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, संविधान सभा के आगे उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सबसे पहला ये बात पढ़ा कि प्रथम अधिवेशन यानी कि पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे चल के 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि आखिर हमें संविधान की जरूरत ही क्या है, या फिर संविधान सभा का मेन मोटिव क्या है। आगे चल के इन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। और इस संविधान सभा में कई सारी समितियों का गठन किया गया, जिसमें से प्रारूप समिति सबसे प्रमुख थी। और इसके जो अध्यक्ष थे ना, वो कौन थे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इनका रोल बहुत ज्यादा रहा है, इस वजह से कहा जाता है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जो जाने जाते हैं वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है, जनक के रूप में जाना जाता है, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात यहाँ पे आती है कि जो संविधान है ना, उसका चुनाव कैसे हुआ। तो देखो, सिंपल वे में आपको अगर मैं समझाऊं तो आपको यही कहना है कि संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है ना, अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था। कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था, ठीक है। तो 1935 में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। और इस सभा की जो रचना हुई थी वो कैबिनेट मिशन के अनुरूप हुई थी, यानी कि इन्होंने जैसा जैसा बोला तो उसी हिसाब से हुआ। अब यहाँ पे जो याद करने के लिए आपकी जो बातें हैं वो क्या है, टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी। कितनी थी, 389 थी।
जो कि 3 हिस्सों में कैटेगराइज की। क्या क्या? सबसे पहला 292 जो सदस्य थे, ये जो आए थे ये कहां से आए थे? ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझा देता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और सही हो जाए। देखिए उस समय आप ये समझ सकते हैं ऐसे करके, हाँ चलो उतना परफेक्ट तो नहीं लेकिन ठीक है। उस समय जब भारत पे ब्रिटिशर्स ने जब रूल किया था तो किस तरीके से किया था? सबसे पहला चीज कि कुछ ऐसी जगह थे जहां पे इन्होंने ये कहा कि भाई मैं सीधे तौर पे रूल करूंगा। क्या करूंगा? सीधे तौर पे रूल करूंगा, मतलब मेरा शासन रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे जगह थे जहां पर राजा शासन करते थे ना, तो इन्होंने राजा के साथ कोलैब कर लिया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आप राज करो, लेकिन जो लगान रहेगा उसमें आप भी अपना उपभोग करो, हम भी अपना उपभोग करेंगे, ऐसा। तो जहां जहां पर ब्रिटिशर्स का खुद का रूल था ना, वहां पर 292 जो सदस्य थे उनको चुना गया। जहां पर ब्रिटिशर्स खुद रूल करते थे वहां से टोटल कितने सदस्य चुन के आए थे? 292 सदस्य चुन के आए थे। आगे चल के जो ऐसे जगह जहां पर राजाओं का शासन था वहां से 93 सदस्य चुनकर आए थे, ठीक है। और ऐसे जगह जहां पर चीफ लोग रहते थे, आप ये समझो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, वहां से टोटल कितने चुन के आए थे? 4 आए थे। और इस तरीके से इनको सबको जोड़ लिया जाए तो टोटल मेंबरों की संख्या कितनी हो जाती है? 389 हो जाती है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान सभा की सभा में जो सदस्यों की संख्या जो निश्चित की गई थी वो थी 389, ठीक है, 389 सदस्य थे। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा यहां पे देखिए एक बात रखा गया हुआ है, क्या 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से आए थे। 93 वहां से आए थे जहां पर देसी रियासत थे। देसी रियासत का मतलब क्या होता है? जहां पे राजा महाराजा रूल करते थे। 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। कहां से आए थे? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। हर एक प्रांत की जो सीटें थी वो कैसे डिवाइड थी? मुस्लिम, सिख, समान वर्गों में उनकी आबादी के हिसाब में बांट दिया गया था। अच्छा कहा जाता है कि 10 लाख लोगों में 10 लाख में एक बंदे को चुना गया था, यानी एक व्यक्ति को चुना गया, ठीक है। तो इस तरीके से संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया और चुनने के बाद आगे क्या होता है? आजादी के बाद अब देखिए टोटल कितने मेंबर थे? 389 थे। ये कब की बात हो रही है? आजादी से पहले की बात हो रही है। लेकिन आजादी जब हमें मिलती है तो आजादी के साथ साथ पार्टीशन हो जाता है, पाकिस्तान अलग चल जाता है, भारत अलग चले जाता है। तो टोटल जो मेंबरों की संख्या बचता है वो कितना बचता है? 299। पहले कितने थे? 389, अब कितने बचे? 299। तो क्या लिखा है? आजादी के बाद 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा बुलाई गई तब उनमें संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की जो तादाद है वो कम होकर कितनी हो जाती है? 299 हो जाती है, ठीक है। इसमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपलब्ध थे जिन्होंने अंतिम रूप से संविधान पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। और इस तरीके से अगर देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए जो संविधान है वो बनकर तैयार हो, ठीक है। संविधान पर कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया? तो टोटल 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। कई जगह पे 12 भी लिखा हुआ मिलता है लेकिन 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। आगे अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज रखी गई थी, ठीक है। इसमें 22 भाग बनाए गए थे, 8 अनुसूचियां बनाई गई थी, 395 अनुच्छेद बनाए गए थे, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अब देखो यहाँ पर जितनी भी चीजें मैं लिख रहा हूं ना सब एक एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है, ठीक है। पहला हमने क्या बात किया कि भारतीय संविधान में 22 भाग 8 अनुसूचियां 395 अनुच्छेद है। दूसरे नंबर पर हमने बात किया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इस उनको लगा था टोटल बनाने में। आगे 166 दिन संविधान की बैठक चली थी, कई जगह पे 166 भी है, कई जगह पे 165 भी है। आगे संविधान को बनाने में लगभग देखा जाए 64 लाख रुपए खर्चे हुए थे। संविधान की असली कॉपी जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इन्होंने ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इसको लिखा था, ठीक है। क्या लिखा है? संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में लिखी गई थी और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इस चीज को लिखा था, ठीक है। तो आई होप सो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। आगे महत्वपूर्ण डेटों की अगर मैं बात करूं तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। टोटल कितनी कमेटियां बनाई गई थी? कमेटियां इट मीन समझो कि ग्रुप बनाया गया था, तो 8 ग्रुप बनाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है जो कि 1 नंबर के लिए और इंपॉर्टेंट है। जिस समय संविधान बना था ना, उस समय अनुच्छेद 395 थे, लेकिन आज की डेट में अगर अनुच्छेदों की मैं बात करूं तो टोटल अनुच्छेद हो गए 470, जिसमें पहले ये देखो 395 पहले थे, अब कितने हो गए 470, 22 भाग पहले थे, अब कितने हो गए 25, और 8 अनुसूचियां पहले थी, अब कितनी हो गई है 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए क्या लिखा है संविधान के कार्य लिखा है। कार्य क्या है भाई? सबसे पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य, चौथा कार्य, टोटल 4 प्रकार के कार्य हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, मैं 2 टाइप्स के इसके कार्य लेके चलूंगा। पहला चीज तो ये जो कि बुक की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और दूसरा इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ जो कि अगले स्लाइड में है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, जो भी आपको बेनिफिशियल लगता है वो आप लिख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा है, प्रथम कार्य, इस प्रकार संविधान का पहला कार्य है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसकी वजह से समाज में जितने भी सदस्य हैं ना, इनमें न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। देखिए जो संविधान है उसका काम ही यही है कि सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, इसी को कहते हैं समन्वय तथा विश्वास बैठाना। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि इस प्रकार संविधान का प्रथम कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय तथा विश्वास बना रहे। दूसरे नंबर पे इसके दूसरे कार्य की बात करते हैं। संविधान का दूसरा काम यह तय करना है कि समाज में फैसला लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये भी कौन निश्चित करता है? संविधान निश्चित करता है। ठीक है, संविधान यह भी निश्चित करता है कि सरकार किस तरीके से बनेगी। तो पहले में हमने क्या समझा कि एक ऐसा बुनियादी नियम उपलब्ध कराए जिसकी वजह से समानता, स्वतंत्रता, विश्वास बना रहे, और दूसरे में हमने ये समझा कि सरकार का निर्माण किस तरीके से होती है, ये संविधान तय करता है। आगे तीसरा कार्य है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून कभी सरकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। इट मींस हम टोटली अगर ये कहें तो सरकार की सीमा कितनी है, सरकार कितना काम कर सकती है, कितना काम नहीं कर सकती है, क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, इस चीज की जो सीमा डिसाइड करता है वो संविधान डिसाइड करता है। आगे चौथा क्या लिखा है, संविधान का चौथा कार्य है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे, मतलब शक्ति इतनी दे कि वो जनता की जो आकांक्षाएं है ना उसको पूर्ण कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ये हो गया चौथा कार्य। पहले में हमने समझा कि बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराए जिसकी वजह से न्यूनतम समन्वय तथा विश्वास बना रहे। दूसरे में हमने ये समझा कि दूसरा कार्य ये है कि सरकार का निर्माण कैसे होगी, ये डिसाइड करता है। तीसरे में हमने ये समझा कि सरकार की क्या क्या सीमाएं रहेंगी, वो नागरिकों पर कितने हद तक कानून लागू कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। चौथा हमने ये समझा कि सरकार को इतनी शक्ति दो ताकि वो एक विकट परिस्थिति से हमें निकाल पाए और साथ ही साथ जो हमारी आकांक्षाएं है ना उसको पूरा कर पाए। ठीक है, तो इस चीज को करते हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब आप लोग के इजी हो पाए इस वजह से मैं शॉर्ट वे में इसको लिखा हूं। देखिए क्या लिखा है, संविधान के कार्य सबसे पहला आप लिख सकते हो, शासन व्यवस्था को निर्धारित करने का काम होता है, नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा करना जैसे मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्यों को बताने की क्या आपके मौलिक अधिकार है, क्या आपके कर्तव्य है, शक्तियों का विभाजन करना कि केंद्र सरकार के पास कितनी शक्ति है, राज्य सरकार के पास कितनी शक्ति है, ये डिसाइड कौन करता है, ये संविधान करता है, ये भी इसके कार्य हैं। कानून कैसे बनेगा उसकी जो प्रक्रिया है ये डिसाइड कौन करता है, संविधान करता है। समानता तथा न्याय जो है वो सुनिश्चित करने का काम किसका होता है, संविधान। कभी भी संविधान किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। आगे राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना ये भी संविधान का कार्य है। सत्ता का दुरुपयोग होने से बताना है कि मतलब कोई भी सरकार कुछ भी मिस यूज ना करे अपनी शक्तियों का, ये सब चीज डिसाइड कौन करता है, संविधान करती है। तो चाहे आप इसको याद कर लीजिए, चाहे पहले वाले को याद कर लीजिए, आपके लिए जो भी बेनिफिशियल है याद कर लीजिए, आपको ऑप्शन दे के चल रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, उद्देश्यों की बात करते हैं। उद्देश्य में भी सेम वही चीज है। पहला है सैद्धांतिक रूप से निर्णय के माध्यम। इसका मतलब क्या होता है, कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो निर्णय का माध्यम, सारी बातें संविधान में लिखी गई हैं तो भाई
जाहिर सी बात है संविधान के हिसाब से सारे कार्य होंगे। दूसरे नंबर पे शक्तियों पर प्रतिबंध। अभी मैंने बताया सरकार के पास अनलिमिटेड शक्ति है, उसको कंट्रोल करने का काम है कि क्या तुम कर सकते हो और क्या तुम नहीं कर सकते हो। आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना। किसकी आकांक्षा है? जनता की आकांक्षा है, उनको लक्ष्यों का आकांक्षाओं को पूरा करना। अराजकता को रोकना। इसका मतलब क्या होता है कि जो दंगे फसाद है, लड़ाई झगड़े हैं, इन सब चीज को रोकने का जो कार्य होता है वो भी होता है। आगे बढ़ते हैं। न्याय करने का काम, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना, ये भी इसके उद्देश्य हैं। स्वतंत्रता की बात करें, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सभी चीजों की जो स्वतंत्रता है ये मिलनी चाहिए, जो कि संविधान हमें देता है। आगे समता की बात करें, मतलब इक्वालिटी की, तो नागरिकों को समान अवसर दिया जाता है, कानून के समक्ष समानता का अवसर दिया जाता है। बंधुता की बात करते हैं, ठीक है, बंधुता की बात करते हैं तो सभी नागरिकों में भाईचारा, एकता, अखंडता की भावना को बढ़ावा देना क्या हो जाता है? इसके उद्देश्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य हैं, आप ये समझ सकते हैं। अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आती है प्रस्तावना। देखिए भाई, प्रस्तावना की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आपकी बुक में जो इंडेक्स है आपके बुक के बारे में बताता है, उसी प्रकार से जो प्रस्तावना है वो संविधान के बारे में बताती है। आप ये कह सकते हो कि एक परिचय का काम करती है प्रस्तावना। ठीक है, तो क्या लिखा है? प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए, पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावों पर आधारित है, यानी कि जो उसके उद्देश्य हैं उन्हीं चीजों पर आधारित है प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका ने अपने संविधान में शामिल किया था, उसके बाद बाकी के देशों, मतलब और उसके बाद भारत ने किया। आगे प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। क्या ना, भाईचारे को बढ़ाती है, ये हो जाती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक प्रकार का परिचय पत्र है जो कि संविधान के बारे में बताती है। कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी संविधान के बारे में जानना है तो उसकी प्रस्तावना देखिए। जैसे जिस प्रकार से हमें किसी बुक के बारे में जानना है तो उस समय हम उसकी इंडेक्स को देखते हैं, तब बुक के बारे में नॉलेज लग जाता है, उसी प्रकार से ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि संविधान सभा के क्या उद्देश्य है। ठीक है, संविधान सभा के क्या उद्देश्य है? पीछे हमने जो बात किया वो हमने बात किया संविधान के उद्देश्यों की। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के क्या उद्देश्य है। देखो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ये भी चीज समझना। पहला है स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बनाना। स्वतंत्र का मतलब होता है कोई भी किसी भी देश का किसी पे दबाव ना हो, और संप्रभु का मतलब होता है खुद से डिसीजन लेना, हम किसी के दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ठीक है, संघीय स्वतंत्रता की स्थापना करना। संघीय स्वतंत्रता, संघीय व्यवस्था मतलब क्या हुआ? जहां पर दो प्रकार की व्यवस्थाएं, एक केंद्रीय लेवल पे तो दूसरा राज्य लेवल पे। ठीक है, ऐसी व्यवस्थाएं करना। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त करना, प्रदान करना। आगे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के सिद्धांतों पर कार्य करना। अल्पसंख्यकों, आदिवासियों तथा पिछड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। अल्पसंख्यक कौन? जिनकी संख्या कम है। आदिवासी कौन? वही जो है ना जंगलों में निवास करते हैं। पिछड़े वर्ग जो देखा जाए जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ऐसा आप कह सकते हो, उनकी रक्षा करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। विश्व शांति तथा मानव कल्याण पर योगदान देना। अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति, जनजाति, दलितों तथा दूसरे वर्गों की समुचित सुरक्षा दी जाए। ठीक है, उनकी सुरक्षा की बात की जाए। संप्रभुता, स्वतंत्रता और भारत, इनके सभी तमाम शक्तियों का जो स्रोत है वो कौन माना जाता है? जनता। इसलिए कहा जाता है जनता के या जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है, चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है और उस हिसाब से काम की जाती है। तो सारी शक्तियों का स्रोत कौन होता है? जनता होती है। जनता चाहे तो सरकार को बना सकती है, जनता चाहे तो सरकार को गिरा सकती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि संविधान सभा के ये उद्देश्य होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? विभिन्न देशों के संविधानों से क्या क्या प्रावधान लिए गए, यानी कि भारतीय संविधान को जब बनाया गया तो विभिन्न देशों से प्रावधान लिए गए थे। कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे? सबसे पहला ब्रिटिश का संविधान, यानी कि ब्रिटिश के संविधान से हमने क्या लिया? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, यानी कि आप देखिए जो चुनाव व्यवस्था है जिसमें अगर किसी प्रतिनिधि को सबसे ज्यादा वोट मिलता है तो चुनाव में विजयी वही कहलाएगा। तो ये जो कंटेंट है हमने कहां से लिया? ब्रिटिश संविधान से। सरकार का संसदीय स्वरूप वही लोकसभा राज्यसभा, हमने कहां से लिया? ब्रिटिश के संविधान से। कानून के शासन का विचार, यानी कि हम कहते हैं ना कानून का शासन चल रहा है, तो ये भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटिश के संविधान से।
विधायिका में अध्यक्ष का पद क्या होगा, उसकी भूमिका वो क्या होगी, और कानून किस तरीके से बनाया जाएगा, उसका निर्माण कैसे होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश के संविधान से। बात करते हैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया। अब देखिए यहाँ पे पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कोई भी एक ले लेगा। जैसे कहा जाएगा कानून के निर्माण की विधि हमने कौन से संविधान से ली है, तो बोला जाएगा ब्रिटिश के संविधान से। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे अमेरिका के संविधान देखिए, इसमें क्या लिखा है, मौलिक अधिकार की सूची हमने कहां से लिया, अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने कहां से ली है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि न्याय को दोबारा से जांचना है ना, खास करके सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी डिसीजन या फिर समझो कि न्यायालय में जो भी डिसीजन दिया जाता है उसको रिटर्न में रखा जाता है, ताकि कल के डेट में उस पर दोबारा से न्याय किया जा सके, या फिर कहीं कल की डेट में जरूरत पड़े न्याय करने का या चेक करने का, तो उसमें हो सके। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि इसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है कि आप किस तरीके से कार्य करेंगे, ये सारा निर्देश दिया गया है। आयरलैंड के संविधान से हमने ये चीज लिया है। आगे बात कर लेते हैं, अगला है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता हमने कहां से लिया, फ्रांस के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संगठनात्मक व्यवस्था। इट मींस ये कि जो हमारा संघ है, जैसे केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये किस तरीके से इनमें शक्तियों का डिवाइडेशन होगा, ये सारी की सारी चीजें हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया है। आगे अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने कहां से लिया, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां मींस ये कि आने वाले समय में जितनी भी चीजें होने वाली है, यानी जैसे साइबर क्राइम और ये सब चीजें जो बढ़ने वाली है, उन सभी चीजों का जो प्रावधान है, ठीक है, वो किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, ये सारा कंटेंट जो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका जो चैप्टर है ये ओवर हो जाता है। ऑल ओवर हमने किन किन चीजों के ऊपर हमने बात किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले संविधान का डेफिनेशन देखा, फिर उसके बाद आवश्यकता देखा, फिर हमने देखा संविधान का गठन, संविधान सभा का गठन किस तरीके से किया गया था, फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं, फिर हमने उद्देश्यों की बात किया, संविधान सभा के उद्देश्यों की बात किया हमने। ठीक है, इसके साथ साथ प्रस्तावना के बारे में हमने बात किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन से देश से क्या क्या चीज लिया गया है। तो आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ों को मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। बाकी इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी वो जरूर देखना, क्योंकि मैं देखो चीज़ों को किस तरीके से कराता हूँ, पहले देखो सबसे पहले मैं वीडियोस लाता हूँ। ठीक है, वीडियो हो गया चैप्टर का, फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आता है अपना जो सैंपल पेपर, ये सब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ कोई दिक्कत डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताएं। ठीक है, और इसके साथ साथ नोट्स अगर आपको लेना है तो इस नंबर पर संपर्क करें 7011912793 पे। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए 2 तरीके आपको तैयारी करने के लिए, एक है आपका यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन इसमें आपको एड्स देखने पड़ते हैं। कितने देखने पड़ते हैं? एड्स। लेकिन मैं आपको अगर कहूं कि जहां एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको एड्स बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, वो है अपना विकास स्टडी पॉइंट। ठीक है, विकास स्टडी पॉइंट पे आइए। ठीक, विकास स्टडी पॉइंट पे ये समझिए कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर कोर्स है उसमें इन्वॉल्व होइए, और वहाँ पे कोई एड्स नहीं है, सारी की सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज है, आपको डाउट क्लासेज ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।